नमस्कार दोस्तों, सेंटर ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है और ख़ास करके इसका डेट और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं गांधी युग के बारे में। गांधी जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो क्वेश्चन जो आता है यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा गांधी युग। गांधी युग जो है वो आरंभ होता है 1917 से लेकर के 1947 के बीच में चलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में प्रारंभ हुआ था। लगभग वहीं से माना जाता है गांधी युग, क्योंकि वहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो 1917 से लेकर के 1947 का बीच का युग जो है वो मुख्यतः गांधी युग के रूप में पढ़ा जाता है। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं गांधी जी के व्यक्तिगत जानकारी, और ये व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ जो है 1917 से पहले वो क्या क्या किए थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं। गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। आप लोगों को पता ही होगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को जो है गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आगे देखिएगा कि इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ? नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति के द्वारा जो है इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इस दिन जो है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में। इनका समाधि स्थल जो है वो राजघाट कहलाता है, जो यमुना नदी के किनारे, आगरा में यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ये समाधि स्थल जो है वो क्या कहलाता है? इनका समाधि स्थल का नाम क्या था? वो राजघाट है। हे राम यहाँ पर लिखा हुआ था, क्योंकि मरते समय वो हे राम हे राम हे राम कहते हुए वो अपना शरीर का त्याग किए थे। तो उनका समाधि स्थल पर हे राम लिखा हुआ था, और ये जो है उनका समाधि स्थल का नाम है राजघाट। ये कहाँ? यमुना नदी के किनारे आगरा में है। आगे देखिएगा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 बच्चे थे, जिनका एक का नाम जो है वो हरिलाल, दूसरे जो है वो रामदास, मनीलाल और देवदास। इनके 4 पुत्र थे। एक का नाम क्या था? सबसे पहले बड़े पुत्र जो है वो हरिलाल के बाद जो है वो रामदास, उसके बाद मनीलाल और एक देवदास। ये 4 पुत्र थे। इतिहास में इनका नाम जो है गौण है। इनका नाम इतिहास में गौण है। ऐतिहासिक दृष्टि से जो है इनके पुत्रों का नाम कहीं पर नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये इनका जो है व्यक्तिगत जीवन का बात हुआ। आगे देखिएगा कि इनका जो है राजनैतिक दृष्टि में या राजनीतिक में जो है प्रारंभ वो माना जाता है 1893 से। 1893 का एक घटना है कि 1893 में अब्दुल्ला सेठ है, याद रखिएगा, ये अब्दुल्ला सेठ नामक एक जो है व्यापारी था। इन्हीं के केस के सिलसिले से ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के केस के सिलसिले में ये कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ पर पहले से रंग भेद नीति चल रहा था, काले गोरे का भेद चल रहा था। इसी बीच गांधी जी भी वहाँ पहुँचे, और ये काले गोरे के भेद के कारण गांधी जी को कहा जाता है कि वहाँ पर टांगे पर उनको पैर के जगह जहाँ पैर रखते थे वहीं पर इनको सीट मिला था बैठने के लिए, और बाद में उतरते समय इनका जो है सामान भी फेंक दिया गया था। ये इस तरह का जो है कहानी का चर्चा मिलता है। ठीक है,
तो ये रंग भेद की नीति वहाँ पर चल रहा था और इसी नीति का जो है वहाँ पर प्रचलन चल रहा था। गांधी जी का यह जो है वहाँ पर जो व्यवहार हुआ था गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार, इस दुर्व्यवहार का जो है काफ़ी असर, गहरा असर उनका व्यक्तिगत जीवन में पड़ा। गांधी जी ने इस रंग भेद नीति को मिटाने के लिए नटाल कांग्रेस, ठीक है ना, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो डरबन में किया था। डरबन कहाँ पड़ता है? डरबन जो है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ही डरबन एक जगह है, एक शहर का नाम है साउथ अफ्रीका में। तो वहीं पर जो है नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना डरबन में किया था। या तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका। चूंकि आप लोगों को पता है कि डरबन जो है वो दक्षिण अफ्रीका में ही है। ये डरबन में ही इन्होंने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना रंग भेद नीति को हटाने के लिए इन्होंने किया था। यहीं पर डरबन के पास में ही एक फिनिक्स फॉर्म, ठीक है ना, एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। ये याद रखिएगा, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना जो है वो किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। किसके लिए? रंग भेद की नीति के विरोध में इन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। एक जो है इन्होंने दो फॉर्म का स्थापना किया था, एक जो है इतिहास में मिलता है फिनिक्स फॉर्म और एक लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म। इन्होंने दो फॉर्म की स्थापना किया था, एक जो है लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म और एक जो था वो क्या? फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म जो है वो ज़्यादा फेमस है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। लेकिन दूसरा फॉर्म इनका एक और था, दूसरा फॉर्म जो क्या था? लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म। आगे देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले इंडियन ओपिनियन, ये जो है आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इनका जो है तीन समाचार पत्रिका था। इसमें सबसे पहला जो था वो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही इसका संपादन किए थे। इनका जो है संपादक जो थे वो मनसुख लाल थे। इसके संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? मनसुख लाल। कौन थे? मनसुख लाल। इंडियन ओपिनियन का स्थापना जो है या इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रिका जो था वो कब से शुरू किया गया था? 1904 से। कब से? 1904 से किया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था या पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रिका जो है वो कहाँ चलाया गया था गांधी जी के द्वारा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। कब? 1904 में। आगे देखिएगा कि 1904 के बाद जब आगे बढ़ता है तो ये प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और यहाँ पर जो है 1906 में, कितना में? 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। 1904 में जो है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्रिका का स्थापना किया और उसके बाद 1906 ईस्वी में इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। ये जो है क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ये बार बार मेरे जुबान से निकलते रहेगा, चूँकि जितने भी ये यहाँ पर टॉपिक में अंडरलाइन करते चलेंगे वो काफ़ी जो है बार पूछा गया है, इसलिए जो है ये बार बार रिपीट होते रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये जो है सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में कहाँ पर किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर पूछा जाए ऑल ओवर में कि सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया था, तो 1906 ईस्वी में कहाँ किया गया था? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पर रंग भेद की नीति के तहत जो है रंग भेद नीति के विरोध में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किए, जिसमें काफ़ी सफलता मिला। आगे देखिएगा कि ये महात्मा गांधी जो थे इनका जो है जीवन जो है कुछ व्यक्तियों पर निर्भर हो गया था या कुछ खास व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो है इनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव या असर डाला, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं वो राजनैतिक रूप से आते हैं। वो थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु की संज्ञा दी गई है। राजनैतिक गुरु की संज्ञा, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु को राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे। अर्थात समझ में आ रहा कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे। ठीक है ना, महादेव गोविंद रनाडे।
तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद जो है ये राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने महात्मा गांधी को काफ़ी सुदृढ़ किया। साथ ही साथ जो है इनके दो व्यक्तियों का और प्रभाव था, जिसका एक का नाम है रस्किन। रस्किन के जीवन से, या रस्किन और एक थे लियो टॉल्स्टॉय, ये दो व्यक्ति जो ऐसे थे वो बड़े आंदोलनकारी थे। ठीक है, इनका भी प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। इनके जीवन से इनको क्या मिला? रस्किन के जीवन से भूख हड़ताल। आप लोग देखते होइएगा कि जब भी कभी महात्मा गांधी जब आंदोलन करते हैं उसमें अगर सफल नहीं हो रहे हैं या तो किसी बात को मनवाना हो तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। ठीक है ना। तो ये भूख हड़ताल वाली बात जो है वो कहाँ से सीखे थे महात्मा गांधी? तो ये रस्किन के पुस्तक से सीखे थे। किसके पुस्तक से? रस्किन के पुस्तक से। ये महात्मा गांधी रस्किन के जीवनी से काफ़ी प्रभावित हुए। आमतौर पर जो है हमारे गांव में बच्चे जो है ऐसे ही भूख हड़ताल कर देते हैं, है ना, कभी मोबाइल के लिए, कभी टेलीविज़न, कभी जो है टीवी के लिए। वो तो अपना गांव में ऐसे ही लोग बच्चे के द्वारा ही ऐसे कर दिया जाता है। लेकिन गांधी जी जो है वो सीखे किससे? रस्किन के। पता नहीं बच्चे कहाँ से सीखते हैं। तो ये देखिएगा रस्किन के जीवनी से क्या सीखे थे? भूख हड़ताल करना। और लियो टॉल्स्टॉय ये भी एक महान आंदोलनकारी नेता थे। तो लियो टॉल्स्टॉय जो थे, इनका कहना था कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना है या बड़ा आंदोलन करना है तो वो आंदोलन का स्वरूप जो हो वो अहिंसा हो, अहिंसक हो। ठीक है ना, अहिंसावादी आंदोलन हो या अहिंसक आंदोलन हो। ऐसा नहीं कि आंदोलन में हिंसा हो, आंदोलन पूरा हिंसा हो, अहिंसा हो, हिंसा ना हो। चूँकि अगर लंबा आंदोलन करना हो या बड़ा आंदोलन करना हो तो उसमें आंदोलन का स्वरूप जो है वो अहिंसक होना चाहिए, जिसमें मार काट जो है नहीं होना चाहिए। अगर मार काट वाला आंदोलन करिएगा तो उस आंदोलन को कहा जाता है हिंसा वाला आंदोलन। तो हिंसा आंदोलन जो है ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा। इसीलिए कोई भी बड़ा आंदोलन करना हो तो वो आंदोलन का स्वरूप कैसा हो? अहिंसा का आंदोलन हो। ठीक है। साथ ही साथ इनके राजनीतिक गुरु जो है ये भी ध्यान रखने को कहा कि जो भी कोई आंदोलन शुरू करे वो आंदोलन का समय जो है निर्धारित देख कर करें। चूँकि यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ये कृषि प्रधान देश होने के कारण क्या है कि यहाँ पर मौसमी कृषि होता है। कृषि प्रधान देश है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मौसमी कृषि होता है। मौसमी कृषि होने का मतलब क्या है कि जब भी मौसम आता है तो वो किसान जो है अपनी कृषि में लग जाते हैं। तो ये बात का भी खासा ध्यान रखा जाए कि जब किसान मौसमी किसान कृषि में लग रहे हैं तब उस समय आंदोलन नहीं खड़ा करना है। जब किसान लोग अस्थिर हों, यानी कि सब कृषि करके अस्थिर हो जाए, तब यह आंदोलन का स्वरूप किया जाए। इसलिए देखिएगा कि असहयोग आंदोलन, फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन लगभग जो है अगस्त के समय में ही चलाया गया था। ठीक है। तो ये समय भी काफ़ी निर्भर करता है। तो ये सब कहाँ से सीखे? ये इनके जो है इनके व्यक्तिगत रूप में, ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इन व्यक्तियों का गांधी जी के जीवन में काफ़ी प्रभाव रहा। ठीक है। और इन्हीं के प्रभावों के कारण ये जो है 1906 का सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी सफल रहा। ठीक है। इसके बाद सफलता के बाद जो है इन्होंने 1909 ईस्वी में, कितना में? 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए। दक्षिण अफ्रीका के बाद 1909 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी के द्वारा एक हिंद स्वराज, एक पुस्तक है गांधी जी के द्वारा लिखा गया जिसका नाम है क्या? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखे। यह हिंद स्वराज में विशेषकर स्वराज का स्वरूप की विस्तृत जानकारी दी कि यदि कोई स्वराज यानी कि खुद का राज्य हो या खुद का देश है, उस देश का जो है व्याख्या यानी कि विस्तृत व्याख्या खुद के राज्य का, उसके बारे में जानकारी दी, विस्तृत जानकारी दी। किसमें? ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक में। किन के द्वारा ये लिखा गया था हिंद स्वराज नामक पुस्तक? गांधी जी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1909 में। कब लिखा गया? 1909 ईस्वी में। गांधी जी से संबंधित जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी ये अफ्रीका से संबंधित है। सबसे पहले वो अफ्रीका कब गया? 1893 में। 1893 के बाद वहाँ पर जो है
कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुआ, जिसके कारण जो है डरबन में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद जो है 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक एक पुस्तक लिखा, इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्रिका चलाया। उसके बाद 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया और 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखा, जिसमें स्वराज की विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, इतना के बाद जो है गांधी जी अब आते हैं स्वदेश भारत। ठीक है, देखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आ गए, यानी कि गांधी जी का भारत वापसी हुआ। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। जनवरी में गांधी जी से संबंधित 2 दिवस आता है, एक 9 जनवरी और एक 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, और 9 जनवरी जब गांधी जी स्वदेश वापस आए थे। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है जब यहाँ पर भारत आए तो ये गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में अहमदाबाद जिला, गुजरात के अहमदाबाद जिला में इन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसका नाम जो है, जो बाद में साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता था, तो सबसे पहले जो है जब गुजरात में ये आए, गुजरात के अहमदाबाद जिला में प्रथम जो है वो आश्रम बनाए थे, उसका नाम रखा गया था क्या? सत्याग्रह आश्रम। ठीक है ना, क्या नाम रखा गया था? सत्याग्रह आश्रम। ये अहमदाबाद जिला में पड़ता है। ये बाद में इसी का नाम जो है 1917 में, कब? 1917 में यह सत्याग्रह आश्रम का नाम बदल करके साबरमती आश्रम रखा गया। यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। पहले इसका नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सत्याग्रह आश्रम किनके द्वारा बनाया गया था। तो लोग जो है साबरमती आश्रम पर चले जाते हैं कि इनका तो साबरमती आश्रम था, या तो फिर कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम दोनों एक ही आश्रम है। पहले जो है इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था 15 से लेकर के 17 के बीच में, 17 के बाद जो है इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। इसमें याद रखिएगा कि जब ये 15 में सत्याग्रह आश्रम का स्थापना हुआ था, तो अम्बालाल साराभाई ने इनको आर्थिक रूप से मदद किया था आश्रम बनाने में। अम्बालाल साराभाई का नाम जो है इसलिए आता है कि जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चला था 1918 में, तो वो मिल जो जिसमें मजदूरों ने हड़ताल कर रखा था, वो अम्बालाल साराभाई का ही मिल था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, उसका चर्चा जो है आगे हम लोग करेंगे। ये सत्याग्रह आश्रम का जो है बनाने में आर्थिक रूप से मदद किए थे अम्बालाल साराभाई। ये आश्रम का स्वरूप अगर देखिएगा तो ये आश्रम के एक तरफ जो है सेंट्रल जेल, और एक तरफ जो है वो दुधेश्वर शमशान, और एक तरफ साबरमती नदी, ये तीन जो है 3 ओर से घिरा हुआ था। यहाँ पर ये जो है आश्रम का स्थिति था 3 ओर से, और एक तरफ जो इसका रास्ता था। यहाँ पर कहने का मतलब कि जो भी सत्याग्रही आते थे, वो यहाँ का दृश्य देख करके जो है काफ़ी जो है वो क्या प्रभावित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जिंदगी का सही स्वरूप मिलता था, चूँकि वहाँ पर शमशान भी था। कुछ भी हो जाए, अंतिम जो है स्थिति यही आना है, तो क्यों नहीं हम सत्याग्रह करें, गांधी जी का बात माने, है ना। कितनों भी कुछ करें, अंतिम तो यही होना है। साथ ही साथ ये सत्याग्रह आश्रम जहाँ पर बना था, पुराणों में माना जाता है कि यहाँ पर दधीची ऋषि नामक एक व्यक्ति थे, या दधीची ऋषि मुनि, एक पुराणों में मिलता है इनका चर्चा कि दधीची ऋषि जो थे वो पशु पक्षी व्यक्तियों के हित के लिए काफ़ी जो है अच्छे कार्य किए थे। दधीची ऋषि जो है वही ऋषि हैं जिनका इंद्र भगवान का जो वज्र है वो उन्हीं के हड्डियों से निर्मित जो है वो हथियार जो है इंद्र के पास में जो है, ठीक है।
तो ये दधीची ऋषि के आश्रम और महात्मा गांधी के आश्रम से मिलता जुलता है, इसीलिए जो है ये आश्रम या यह जगह जो है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है आश्रम का स्थापना करते हैं, इस समय प्रथम विश्व युद्ध का माहौल था। पूरे वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज जो थे वो भारतीयों से सहायता मांग रहे थे। यह बात गांधी जी को पता चला। गांधी जी ने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए सोचे कि हम अंग्रेजों का मदद करेंगे, जिससे जो है बाद में अंग्रेज भी हमें मदद करेगा। इसलिए गांधी जी पूरे भारत में घूम घूम कर युवाओं से सेना में भर्ती होने के लिए क्या किए, रिक्वेस्ट किए, ठीक है ना, कि आप जो है वो सेना में भर्ती हो जाए, बाद में अंग्रेज जब जीतेगा, अंग्रेज का जब विजय होगा, तब अंग्रेज लोग जो हैं वो हम लोगों को मदद करेंगे। ये बात युवाओं को ठीक लगा और युवा जो हैं वो अंग्रेजी सेना में भर्ती होना शुरू कर दिए। कुछ लोगों को अच्छा लगा और कुछ लोगों को बुरा। जिनको बुरा लगा उन्हें महात्मा गांधी को एक उपनाम दिया जिसको बोला जाता है सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ जब काफ़ी जो है सेना में युवा, भारतीय युवा भर्ती हो गए, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों के द्वारा कैसर ये हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और साथ ही साथ जो है यहाँ के लोगों द्वारा सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट के नाम से भी इनका नाम दिया गया। ठीक है, आगे देखिएगा थोड़ा सा कि इनका जो है कुछ और उपनाम दिया गया था टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा एक महान आत्मा, संस्कृत वर्ड है, महान आत्मा के नाम से संबोधित किया गया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू ने इन्हें बापू कहकर पहली बार पुकारा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा उपनाम दिया था? राष्ट्रपिता। सरोजिनी नायडू ने सबसे पहले बापू कहकर बुलाया और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, तो ये जो था वो महात्मा गांधी से संबंधित जो है कुछ प्रारंभिक जानकारी। इसके बाद जो है स्टार्ट होता है भारत में गांधी जी का युग। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में। ठीक है, थैंक यू।